So very good morning one and all. Yesterday we have studied measurement of price elasticity of demand. Okay, we have seen there are total 3 methods to measure price elasticity of demand. Okay, we also have seen why we measure price elasticity of demand. Okay, we know law of demand says when price of any commodity increases, demand for that commodity decreases. Okay, so simply there is a inverse relationship. Inverse means opposite. There is opposite relationship. Opposite नहीं बोल सकते हम, हमें inverse ही बोलना पड़ेगा. There is a inverse relationship between price and quantity demanded. Okay, so whenever price increases, demand decreases. Whenever price decreases, demand increases. But how much? कितना? The extent to which demand increases or decreases, demand responses to the change in price is known as elasticity of demand. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें देखना होता है एक्सटेंट. एक्सटेंट मतलब लेवल, ठीक है, या हाउ मच कितना चेंज होता है. ठीक है, सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस इलास्टिसिटी वी हैव टोटल 3 मेथड्स. हमने कल देखे थे, out of which 2 methods we have studied. Okay, so let's see. First was ratio method. Okay, ratio method is also known as percentage method. Okay, also known as proportional method, also known as arithmetic method. Fine. Next is total expenditure method. Total expenditure method is also known as total outlay method. Okay, what we do under ratio method? फर्स्ट मेथड जो थी रेशियो मेथड, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमारा सिंपली फॉर्मूला होता है ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये सिंपली हम किस में करते थे, फर्स्ट मेथड के अंदर, हमारे रेशियो मेथड के अंदर. ओके, या इसी को अगर आपको सिंबॉलिकली लिखना होगा तो आप कैसे लिख सकते हो, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, परसेंटेज डेल्टा डी अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी. ओके, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो फॉर्मूला दिया है वो भी करेक्ट है, इट इज नॉट रॉन्ग वन. ओके, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, बट दिस इज सो मच लेंदी. इतना लेंदी फॉर्मूला स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इसके अंदर हम क्या करते थे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या करते थे कि टोटल एक्सपेंसेस मेड बाय कंज्यूमर टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. ओके, उसका हम कंपैरिजन करते थे कि हम पहले जब प्राइस चेंज नहीं हुई थी तब हम कितना खर्चा कर रहे थे और अभी प्राइस चेंज होने के बाद हम कितना खर्चा कर रहे हैं. अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है अभी, ओके, टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा इंक्रीज हो गया है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अभी कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है, पहले हम 100 रुपए का खर्चा करने के लिए रेडी थे लेकिन अभी हम 60 रुपए ही खर्चा कर रहे हैं, सो योर टोटल एक्सपेंडिचर हैज डिक्रीज्ड, दैट मीन्स इट इज लेस देन 1. तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा रहेगा इस केस में, लेस देन 1 मीन्स रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, एंड इफ योर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, आप कितना भी खर्चा करो, आई एम सॉरी, कितना भी प्राइस में चेंज होने दो, डिमांड में भी चेंज होगा ऑफ कोर्स, बट आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा. हाउ, देखिए हमने कल जो एग्जांपल देखा था वही हम सेम चेक करते हैं कि सपोज प्राइस थी 10 रुपीज, प्राइस थी 10 रुपीज एंड डिमांड था 20 यूनिट्स. ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी सपोज, तो टोटल आपका खर्चा कितना हो रहा था, 10 रुपए की एक चीज है और 20 यूनिट आप उसके परचेस कर रहे हो, मतलब आप टोटल 200 रुपए का खर्चा कर रहे थे. ओके, टोटल 200 रुपए खर्चा कर रहे थे, प्राइस अभी बढ़ गई है 20 रुपए हो गई है और आपने डिमांड 10 यूनिट का ही किया, मतलब प्राइस में भी चेंज होता है, डिमांड में भी चेंज हो रहा है. आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एकदम करेक्ट चल रहा है. ठीक है, प्राइस 20 रुपए हो गई, डिमांड 10 रुपए हो गया एंड योर टोटल स्पेंडिंग 20 रुपए की एक चीज है, 10 यूनिट परचेस कर रहे हो, मतलब 200 रुपए का ही परचेस कर रहे हो. ठीक है, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, इट इज नॉट चेंजिंग.
this remains constant. So in this case your price elasticity of demand is यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आएगी ना, 200/200 मतलब 1 आएगा वो. ओके, सो इन दिस केस also we have studied how we determine generally price elasticity of demand, the extent to which there is elasticity of demand. Okay, and last, number 3, we have to study point method. Okay, point method, this is also known as geometric method. अभी हम सबके ऊपर 2-3 नाम देख चुके, तो इसको क्यों अकेला रखे. ठीक है, इसके भी कुछ नाम है. This is also known as geometric method. See why this method is important, and we have also studied कि all these methods, all these 3 methods are given by whom? Dr. Alfred Marshall. Okay, so Dr. Alfred Marshall is associated with all these 3 methods of measuring elasticity of demand. Dr. Alfred Marshall ने तीसरी मेथड भी बोली आपके लिए, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. So why this method is important or why this method is given? So simply, अगर हमें ये दोनों मेथड यूज करनी, दोनों में से कोई भी मेथड, रेशियो मेथड हो या परसेंटेज मेथड हो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो, कोई भी हो, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिमांड स्केड्यूल. पढ़ा है हमने डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर है. प्राइस यहाँ पे आपकी चेंज होती है 10, 20, 30, 40. डिमांड आपका कम होता है. ठीक है, डिमांड आपका सपोज यहाँ पे 500, 400, 300, 200. ओके, तो ये जो चार्ट होता है ना, चार्ट, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड स्केड्यूल. और इस चार्ट पे से हम नीचे इस टाइप का कोई ग्राफ बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व. ओके, दैट इज क्लियर. डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व. अगर हमें ये दोनों मेथड यूज करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ फॉर्मूला लिखना है और उसके अंदर ये नंबर्स डालने हैं. ओके, सो फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मेथड वी मस्ट हैव डिमांड स्केड्यूल. बट इन केस वी डोंट हैव डिमांड स्केड्यूल, ये चीज आपको गिवन नहीं है, ये चीज आपके पास है ही नहीं, सिर्फ आपको एक ग्राफ दिया है. ओके, डिमांड कर्व इज गिवन टू यू एंड यू हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो सिर्फ ये ग्राफ देख के, सिर्फ ये डायग्राम देख के आपको बोलना है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. ओके, वेदर इट इज रिलेटिवली इलास्टिक, वेदर इट इज यूनिटरी इलास्टिक, वेदर इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, वेदर इट इज परफेक्टली इलास्टिक, वेदर इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक. ठीक है, कोई भी हो, आपको सिर्फ ग्राफ पे से अगर बोलना है तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज डालोगे तब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलने वाला है. So for this purpose, Dr. Alfred Marshall has developed third method called point method or geometric method. Okay, so under this method we can calculate elasticity of demand on the given demand curve. ठीक है, जो डिमांड कर्व अपने को दिया जाता है. Okay, in this case देखो ये है y axis, ये है अपना x axis and this is the demand curve. Okay, so in this case we can measure elasticity of demand on any point on the given demand curve. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी आपका जो डिमांड कर्व है, मैंने बोला कि मुझे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहां पे कैलकुलेट करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, हाउ मच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं ये पॉइंट कहीं पे भी ले सकता हूँ. ठीक है, मैं इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ, बट मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे करना है. सपोज आई टेक दिस पॉइंट P. ओके, सो आई हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन दिस पॉइंट P. सो फॉर दिस पर्पज वी हैव वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला. ED इज इक्वल टू, अंडर पॉइंट मेथड हम देख रहे हैं. ठीक है, ED इज इक्वल टू lower segment divided by upper segment. You may call this lower segment of demand curve upon upper segment of demand curve. ठीक है, इतना पूरा सेंटेंस लिखा तो भी चलेगा, इतना लिखा तो भी सफिशिएंट है. अब ये चीज क्या है भाई? लोअर सेगमेंट मीन्स व्हाट एंड अपर सेगमेंट मीन्स व्हाट?
सो यू हैव टू कंसिडर दिस डिमांड कर्व, आई विल गिव इट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा पॉइंट ए, यहाँ पे होगा पॉइंट बी। तो ए बी इज योर डिमांड कर्व, फाइन, ए बी इज योर डिमांड कर्व। एंड ये जो लाइन ए बी है वहां पे हम जहां कहीं पे भी पॉइंट लेंगे ना, ठीक है, वहां से जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज व्हाट अपर सेगमेंट, मीन्स ये जो हिस्सा है हमारे लिए, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अपर सेगमेंट, एंड ये जो हिस्सा है दिस इज व्हाट, लोअर सेगमेंट, ओके। सो इन दिस केस हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंपली क्या हो जाएगा आपका एपी डिवाइडेड बाय पीबी, I'm sorry, PB डिवाइडेड बाय AP, ओके। पहले लोअर सेगमेंट लेना है, तो PB डिवाइडेड बाय AP, PB डिवाइडेड बाय AP, ओके। In that way we can calculate elasticity of demand very easily, and we can calculate on any point on the given demand curve, okay. So simply see what we have to do now. हम कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर एक बार यहाँ पे दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको हम एक्सपांड करते हैं और उस पर हम ड्रॉ करके देखते हैं। फाइन, लेट्स टेक से सपोज दिस इज योर डिमांड कर्व, ओके, दिस इज योर डिमांड कर्व, हियर इज पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी, ओके। एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो आपकी लाइन है ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेट्स अज्यूम कि ए बी इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, लेंथ ए बी आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन दिस गिवन डिमांड कर्व, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। लेट्स सी नंबर 1, सपोज आपका जो पॉइंट पी है वो यहां पे सेंटर में है, ओके, सपोज बोल रहा हूं मैं, सपोज योर पॉइंट पी इज इन सेंटर, ओके। तो अगर आपका पॉइंट पी सेंटर में रहेगा तो क्या होगा आपका लोअर सेगमेंट, मतलब लेट्स कॉल दिस पी, ओके। तो आपका जो लोअर सेगमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, पीबी, करेक्ट है। सो योर ईडी इज इक्वल टू पीबी कितना हो जाएगा, दिस लाइन इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ऊपर का 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, राइट। सो लोअर सेगमेंट इज 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट इज 2 सेंटीमीटर। देखिए लोअर सेगमेंट इज 2 सेंटीमीटर, अपर सेगमेंट इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो ईडी कितना आएगा, 2 1 जा 2, ओके। सो वेन एवर योर ईडी इज 1, जब आपका ईडी 1 होता है तो आपकी डिमांड कौन सी रहती है, ईडी इज 1, दैट मीन्स व्हाट, योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, ओके, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वी हैव इन दिस केस। सेकंड एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। अब ये जो पॉइंट पी है इसको हमने यहां पे ले लिया बीच में, ओके। इसको हम बोलेंगे अभी P1, फाइन, P1। नाउ सी, आपका फिर से जो फॉर्मूला है वो क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या रहेगा आपका, P1 से लेके B तक, यहां तक, ओके। टोटल लाइन आपकी है 4 सेंटीमीटर, यहां तक था 2 सेंटीमीटर, उसके भी 2 हिस्से करते हैं, मतलब ये ऊपर का जो है वो है अभी 3 सेंटीमीटर्स और ये है 1 सेंटीमीटर, फाइन। सो P1 से लेके B तक कितना हुआ आपका, ईडी इज इक्वल टू, देखिए लोअर सेगमेंट कितना है, P1 से लेके B तक था 1 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना है, यहां से यहां तक, तो वो हो गया 3 सेंटीमीटर्स, सो दैट इज 3, तो 1/3 मतलब कितना आएगा आपका, 0.33, 1/3 मीन्स व्हाट, 0.33, ओके। 0.33 मीन्स in that case this is less than 1, okay, ed is less than 1, 1 से नीचे है ना ये 0.33, ed is less than 1,
तो इफ ईडी इज लेस देन 1 उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। ये एक बार आपका याद हो गया तो फिर कुछ भी नहीं आपके लिए। सो इन दैट केस योर डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। लेट्स टेक अनदर पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट लेंगे हम, लेट्स कॉल दिस P2। थर्ड एग्जांपल में हमें कैलकुलेट करना है P2 पे। ओके, तो फिर से हमारा फॉर्मूला सेम है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट कितना है आपका, P2 से लेके B तक, मतलब ये क्या हो गया 1 2 3 सेंटीमीटर्स। ED इज इक्वल टू 3 अपॉन अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट कितना है आपका, A से लेके P2 तक। ओके, देखिए लोअर सेगमेंट मीन्स P2 से B तक एंड अपर सेगमेंट A से P2 तक। ओके, मीन्स 1। सो इन दैट केस आपका आंसर आ रहा है 1 3 जा 3। ओके, इफ योर न्यूमेरिकल वैल्यू इज 3 दैट मीन्स व्हाट, इट इज मोर देन 1। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपको याद है तो देखिए, नहीं तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेता हूं। न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे कैसे रहते हैं, इन्फिनाइट, 0 1, मोर देन 1 एंड लेस देन 1। ओके, इन्फिनाइट, 0 1, मोर देन 1, लेस देन 1। मैंने आपको ये पूरा सीक्वेंस में याद करने के लिए बोला है। अगर ये आपका याद है तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं रहेगा। फाइन, ये क्या था हमारा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। लिख लेते हैं यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। राइट, सो दिस इज इन्फिनाइट तो नहीं है ये, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, 0 भी नहीं है ये, 1 भी नहीं है, मोर देन 1 है ये, ठीक है, दिस इज मोर देन 1। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ED इज मोर देन 1। ओके, ED इज मोर देन 1, सो ऑन दैट पॉइंट योर डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, देखते फोर्थ। सपोज नाउ ये जो A पॉइंट है, ठीक है, इसी पे हमें मेजर करना है। ओके, सपोज A पॉइंट पे ही हमें मेजर करना है। सो ED विल बी, देखिए लोअर सेगमेंट कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर की लाइन है ना, पूरी ए बी आपका पूरा का पूरा लोअर सेगमेंट है। ओके, सो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना है, पॉइंट ए के ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है, पॉइंट ए के ऊपर कुछ भी नहीं, सो डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेनेवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0, पहली चीज हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। ओके, वेनेवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0 और आंसर कम्स इन्फिनाइट। देखिए फर्स्ट 3 तो काफी इजी है, बट फोर्थ एंड फिफ्थ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे इन्फिनाइट लेना है तो आप यहाँ पे हो सकता है कि आप इन्फिनाइट ले लो, तो यहाँ पे जो आपका ED रहता है, ED इज इन्फिनाइट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर ऑन पॉइंट on y axis elasticity of demand is infinite and on x axis मतलब पॉइंट B पे जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 0 होता है। ओके, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस और फॉर मैच द पेयर टाइप क्वेश्चंस, कि ऑन y axis इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनाइट, ऑन x axis इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। अब इसको थोड़ा सा लॉजिक में कैसे याद रखेंगे, देखो 0 हमारा नीचे होता है और अनलिमिटेड मतलब एकदम ऊपर होता है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा वो होगा हमारा अनलिमिटेड मतलब इन्फिनाइट, और जो 0 है, 0 मतलब एकदम नीचे ही है वो, ठीक है, एकदम सबसे नीचे पड़ा हुआ है तो वो रहेगा 0। ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज नॉट द वे टू रिमेंबर। ओके, हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला में डाल के, इसलिए ये इन्फिनाइट आया है, ये नीचे ऊपर का लॉजिक नहीं है, बट हम ध्यान में रखने के लिए ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, किसी को बोलना नहीं है कि ये लॉजिक है, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, बट हम खुद के लिए फॉर आवर सेल्फ ओनली
ध्यान में रखने के लिए, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम बस इस तरह से भी याद रख सकते हैं. ओके, वी कैन रिमेंबर इन दिस वे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. नंबर 5, ईडी इज इक्वल टू, देखिए अभी नंबर 5 हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है. हमने 1 2 3 4 ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए. ये पॉइंट बी पे हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है. सो इन केस ऑफ पॉइंट बी, अगर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज योर लोअर सेगमेंट, बी के नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो इट इज 0 डिवाइडेड बाय, एंड अपर सेगमेंट पूरी की पूरी लाइन आपकी अपर में ही है, सो 4. दैट मीन्स 0/4 कम्स 0. 0 के कितने भी आप हिस्से कर लो, 0 को कितने से भी डिवाइड कर लो, आपका आंसर आता है 0. Okay, so on that point your elasticity of demand remains 0. Okay, curve is straight line. Okay, linear. क्या होता है देखो कि अगर आपका डिमांड कर्व एक प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन है, ओके, फॉर एग्जांपल आपका जो डिमांड कर्व है ना, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपका डिमांड कर्व इतना सा ही है. ओके, इतना सा ही आपका डिमांड कर्व है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. ओके, इसको आपने बस क्या किया, इसको आपने यहाँ पे स्केल रख के एक्सटेंड किया, इसको ऊपर यहाँ तक लेके आ गए, नीचे यहाँ तक लेके आ गए. ओके, सो इससे क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे टच करेगा तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे टच करेगा तो आपको ए पॉइंट मिल जाएगा. ओके, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली कोई भी पॉइंट लेके आपकी इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हो. बट व्हाट इफ योर डिमांड कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन. ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना देता हूँ डायग्राम आपके लिए. What if your demand curve is non-linear, means like that? Okay, in that case what will happen, अगर ये जो है इसको आप आगे एक्सटेंड भी करोगे ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगा. ओके, दिस विल नेवर टच योर वाई एक्सिस. ये आपके वाई एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा, ये भी यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा फिर से, तो ये आपके एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. ओके, सो डिमांड कर्व्स मे बी लीनियर. अगर डिमांड कर्व लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो हमने अब तक जो भी पढ़ा वो सब कुछ हमारे लिए काम करेगा. ठीक है, एंड डिमांड कर्व में ऑल्सो बी नॉन लीनियर. ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. This type of demand curve is also known as convex to the origin. Convex to the origin. ठीक है, ध्यान में रखना हमेशा ये चीज, इसको भूलना नहीं है. ओके, अगर इस तरह से डिमांड कर्व रहेगा ना, कर्व वाला, ओके, which will never touch your x-axis and y-axis. This type of demand curves are known as convex to the origin. Okay? और थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है कि कुछ डिमांड कर्व जो है ना वो थोड़े ऐसे भी रहते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ से टच करेगा, ये यहाँ से आके भी टच करेगा. ठीक है, तो अगर ये उल्टा है तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव. ओके, बट एक कॉनकेव कर्व का हमें कुछ नहीं करना है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा खाली पीली. ओके, सो बेटर ध्यान में रखो, इफ योर डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन, मीन्स इफ यू हैव लीनियर डिमांड कर्व, you can measure elasticity of demand in that way. ठीक है, but if your demand curve is non-linear, okay, that is convex to the origin, then how you can measure, क्योंकि ये आपके एक्सिस को टच करने वाला ही नहीं है, तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट कहां से कैलकुलेट करोगे. सो इन दैट वे यू हैव टू टेक द पॉइंट ऑन विच यू नीड टू कैलकुलेट पॉइंट इलास्टिसिटी. ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, कहाँ पे भी करनी है. मैं बोलता हूँ सपोज मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी पॉइंट इलास्टिसिटी. ओके, सो व्हाट वी विल डू, दिस विल बी आवर पॉइंट P, right? Because we have to calculate point elasticity on that point. So we have to take the point, and after that just we have to draw the line which will go from that point. इस point में से जाने वाली एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है.
इस तरह से मैं डॉटेड लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे कि आपको डिमांड कर्व और टेंजेंट लाइन बोलते हैं हम इसको, उसके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, तो इस टाइप से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, दिस विल बी योर पॉइंट ए, दिस विल बी योर पॉइंट बी। ओके, आई होप दिस इज यू कैन सी दैट। सी, दिस विल बी योर पॉइंट ए, दिस विल बी योर पॉइंट बी। तो ये जो है ना एपी, एपी ये हो जाएगा आपका अपर सेगमेंट, और ये जो है आपका पीबी दैट विल बी योर लोअर सेगमेंट। ओके, तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट आपको यहां से पता चल गया। फिर से हमें वही करना है, ईडी इज इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाई पीबी। आई एम सॉरी ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट आता है ना पहले, पीबी, पीबी डिवाइडेड बाय एपी। ओके, तो सिंपली इफ you just have to keep in mind, if your demand curve is linear, that is straight line, it is really okay, you can easily calculate. But if your demand curve is non-linear, then you have to take a point first. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लिया तो फिर आपको यहाँ से एक टेंजेंट निकालना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ से टच करके निकलेगा इससे। ओके, इन दैट वे, इस टाइप से आपको एक टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे आएगा पॉइंट ए, और यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट बी। ओके, और ये हो जाएगा आपके लिए अपर सेगमेंट, और ये हो जाएगा आपके लिए लोअर सेगमेंट। ओके, सो इट इज दैट सिंपल। नाउ सी इफ एनी ऑफ द डाउट यू आर हैविंग, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट आपको नहीं समझाए, कोई छोटे से छोटा वर्ड आपको नहीं समझाए, चलो ठीक है, एक वर्ड एक देख लेते हैं और। टेंजेंट, मैं बोल रहा हूँ ना कब से टेंजेंट। Tangent means what? Tangent means the line which goes from the point, या फिर जो आपके कर्व को टच करके निकलती है। ओके, दैट लाइन विच टचेस योर कर्व एंड गोज, आपके कर्व को टच करके जो निकलती है ना वो लाइन, उसको हम जनरली मराठी में, हिंदी में स्पर्शिका कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में दूसरा वर्ड मुझे नहीं पता है उसके लिए एक्चुअली, मराठी में उसको हम बोलेंगे स्पर्शिका, या हिंदी में भी उसको हम बोलेंगे स्पर्शिका। एंड जनरली व्हाट, कि उसको टच करके जो लाइन निकलती है ना, जो लाइन टच करके निकलती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ओके, सी नाउ एनी ऑफ डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज यू आर हैविंग, काइंडली कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच।